नमस्कार। मनीमत के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज हम बात करेंगे सुरक्षित निवेश को लेकर और आज के समय में निवेश की जो परिभाषा है वो लगभग बदल चुकी है। शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड, और इसी के साथ जो निवेश है वहाँ अगर हम बात करते हैं बहुमूल्य धातुओं की, जी हाँ, यानी जो हमारी कीमती मेटल्स हैं वो काफ़ी सुरक्षित माने जाने लगी हैं। समय सीमा की बात की जाए या आर्थिक स्थितियों की बात हो, अधिकांश पोर्टफोलियो में हम देखते हैं जो मेटल्स हैं वो अब हमें नज़र आती हैं। गोल्ड ETF, गोल्ड मिनी फ्यूचर जैसे आधुनिक वित्तीय साधनों के साथ सरकार की जो पहल हैं वो हम देख सकते हैं। और ख़ासतौर से जो एक धातु व्यापार यानी जो मेटल्स का बिजनेस है वो एक हम कह सकते हैं नया क्षेत्र निवेश के लिए शुरू हो चुका है। ख़ासतौर से अगर हम इसमें सोने चांदी की अगर बात करें तो आपको बता दें, पिछले, क्योंकि त्योहारी सीज़न अब चल रहा है, पिछली दीपावली की अगर बात की जाए तो सोने और चांदी में जिन्होंने निवेश किया था उनको इस बार यानी एक साल बाद ही अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त हुआ है। और ख़ासतौर से बीते एक साल में निवेशकों की अगर हम बात करते हैं तो सोने ने लगभग 33% और चांदी से करीब 40% के करीब इनको रिटर्न दिया है। ऐसे में निवेश के लिए अगर आप इन मेटल्स का रुख करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना होगा, किस तरीके से निवेश करना होगा, ये सारी जानकारी आज आपको हम मनी मंत्र में देंगे। इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। हमारे जो नंबर्स हैं 011-233-87031, साथ ही दूसरा नंबर है 230-97647 पर आप कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारे नंबर्स हैं जिन पे आप फ़िलहाल कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे जो सुरक्षित निवेश है वो किया जा सकता है। सोने चांदी की बात की जाए या ख़ासतौर से जो दूसरी कीमती बहुमूल्य धातुएं हैं उनको लेकर, और जब हम बात करते हैं कि कैसे इनमें निवेश हम कर सकते हैं, कैसे इनके ज़रिए हमें जो लाभ है वो हमें मिल सकता है, इन तमाम बातों को समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और पहले ये जानना कि कितना सुरक्षित है जब हम धातु में निवेश की बात करते हैं, किस तरीके से उसको और हम बेहतर बना सकते हैं। और लगातार जब हम बात करते हैं अपने पोर्टफोलियोज़ को लेकर तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे अब सोने चांदी की बात की जाए या प्रीमियम की बात की जाए तो ये जब जुड़ने लगते हैं तो हमें लगता है कि इसमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन कितना एक प्रोपोर्शन जो है यानी औसतन हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें कितना भाग हमें इन मेटल्स को देना चाहिए, यानी कितना प्रतिशत जो है वो इसमें हम देख सकते हैं। क्योंकि ख़ासतौर से जब सोने चांदी की बात कही जाती है तो अमूमन हम यही मानते हैं कि इनका जो ज्वेलरी के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सोने के अलावा चांदी की भी अगर बात की जाए, चांदी इस साल कई सारे जो रिकॉर्ड है वो तोड़ती हुई नज़र आई। क्योंकि ख़ासतौर से हमने देखा, सोने की बात की जाए, शेयर मार्केट की बात की जाए, उससे ज़्यादा रिटर्न जो है चांदी की तरफ से दिया गया है। इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए दो खास मेहमान जो हैं वो फ़िलहाल हमारे साथ जुड़े हैं। उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ राहुल गुप्ता जी जुड़े हैं, CMD हैं PP ज्वेलर्स एंड डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड से, और हमारे साथ वंदना भारती जी हैं, हेड ऑफ कम्युनिटी रिसर्च SMC ग्लोबल लिमिटेड से जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले राहुल जी आपके पास मैं आना चाहूँगा। निवेश की जब हम बात करते थे तो अधिकतर निवेशक जो हैं वो शेयर मार्केट, शेयर्स का खरीद फरोख्त की बात की जाए, म्यूचुअल फंड की बात की जाए, यहाँ तक सीमित रहते थे। लेकिन अब जो कीमती मेटल्स हैं, जो बहुमूल्य धातुएं हैं, और इसमें भी सोने चांदी की अगर बात की जाए, क्योंकि एक अच्छा खासा रिटर्न इनके ज़रिए मिला है, किस तरह का रुझान आप देखते हैं इसमें? देखिए, सोना अब अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितताओं के रहते सोना बिल्कुल अपस्विंग के ऊपर है। और सोना पहले इनिशियली इंटरनेशनल करेंसी होता था। यदि एक देश दूसरे देश से खरीद फरोख्त करता था तो आपस में लेन देन सोने के टर्म्स में होता था जी। अब अंतर्राष्ट्रीय करेंसीज आने के बाद, जैसे डॉलर, यूरो वगैरह और करेंसीज आने के बाद, हर देश ने डॉलर रखना स्टार्ट किया और एक दूसरे से डॉलर में ट्रांजैक्ट करने रहे। परंतु पिछले 2-3 साल में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद बहुत सारे देशों पे डॉलर की सैंक्शंस आ गए हैं, जैसे रशिया, ईरान। ये लोग अब डॉलर में डील नहीं कर सकते। यदि एक देश दूसरे देश को डॉलर पे करना चाहे तो नहीं कर सकता जी। इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर और डॉलर में पतन के कारण भारत में और सब देशों के अंदर सोने की एलोकेशन सेंट्रल बैंक्स ने बढ़ा दी है। भारत का जो रिजर्व है फॉरेक्स का, उसके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है देखने के लिए। 700 बिलियन को क्रॉस हो गया है। भारत अब चौथा देश हो गया है जिसका 700 बिलियन के ऊपर जाके फॉरेक्स रिजर्व्स है। जी। भारत में आज तक जो फॉरेक्स रिजर्व 600 के आसपास रहते रहे हैं, 700 के ऊपर कभी भी, 700 बिलियन के ऊपर फॉरेक्स रिजर्व कभी ऊपर मूव नहीं हुए। और गोल्ड का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। गोल्ड की एलोकेशन हर सेंट्रल बैंक बढ़ा रहा है
तो जी वो देखते हुए जो डिमांड है भारत की, जो एक आम आदमी की ज्वेलरी की डिमांड है, सोने की डिमांड है दिवाली और धनतेरस के उपलक्ष्य में, उससे भी बड़ी डिमांड खड़ी हो गई है और उसकी वजह से सोने के दाम ऊपर जाते जा रहे हैं। साल के अंदर पिछले साल के अनुपात में सोने का जो दाम था धनतेरस और दिवाली पे 65,000 से 80,000 के जी आसपास पहुंच गया है। 80,000 के भी पार है सोना। आम बाजार में सोना 81,000, 81,500 का 24 कैरेट सोना मिल रहा है। तो जी वो देखते हुए ऐसा लगता है कि सोने में भी अपसाइड काफी है। जी बल्कि स्टॉक मार्केट्स में थोड़ी नमी और नरमी देखने को मिल रही है, बट बिल्कुल सोने में इस तरह की नमी नरमी देखने को नहीं मिल रही है। जी तो इन्वेस्टमेंट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 से 25% एलोकेशन आज की तारीख में सोने में रखना चाहिए। चलिए अच्छा। बिल्कुल राहुल जी आगे भी आपसे जानकारी लूँगा और यहाँ वंदना जी आपसे भी मैं जानना चाहूँगा क्योंकि जब हम बात करते हैं सोने चांदी में निवेश को लेकर तो ये माना जाता है जो महिलाएं हैं वो इस निवेश के प्रति उनका रुझान ज़्यादा नज़र आता है या जिस तरीके से चांदी की सोने की अभी हम बात कर रहे थे राहुल जी से चांदी की अगर खास तौर से बात की जाए लगता क्या भी हो चुकी है और किस तरह का जो अगर जो निवेश को हम देखते हैं क्योंकि ना सिर्फ जो आभूषण है बल्कि इसके साथ साथ एक औद्योगिक मांग जो निकल कर आ रही है चांदी की उससे किस तरह का रिटर्न जो है वो आने वाले समय में मिलेगा। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि चांदी जो है ये इंडस्ट्रियल मेटल का इससे बहुत बड़ा फायदा यहाँ पे मिल रहा है और पिछले कुछ सालों में यहाँ पे देखा जाए जितनी हम यहाँ पे क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं फोटोवोल्टाइक है हर जगह यहाँ पे चांदी की जो यूजर्स है वो बढ़ रहे हैं और ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 4 सालों में पहले ऐसा होता था कि सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है यहाँ पे और जी यहाँ पे ये है अब ये सिनेरियो बन गया हुआ कि पिछले 4 सालों से लगातार यहाँ पे डेफिसिट देखा जा रहा है सप्लाई साइड में और यहाँ पे डिमांड मल्टी फोल्ड यहाँ पे बढ़ रहा है अगर हम औद्योगिक डिमांड की यहाँ पे बात करें। साथ में देखा जाए जो यहाँ पे लगातार रैली आई है गोल्ड में और रिकॉर्ड हाइक्स बनते जा रहे हैं इसकी वजह से काफी सारे जो यहाँ पे निवेशक है वो चांदी में भी शिफ्ट हो रहे हैं। जी तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ रही है इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बढ़ रहा है और साथ में एक चीज है कि ईटीएफ डिमांड यहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज है खासकर वहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ा है और हम लोगों ने ये पैटर्न देखा है कि जब भी चांदी में ईटीएफ डिमांड की जो बढ़त है वो यहाँ पे बढ़ी है यहाँ पे निवेश बढ़ा है तब तक चांदी ने काफी ज्यादा एक कह सकते कि प्रीमियम रिटर्न यहाँ पे दिया है। तो मेरे जी ख्याल से अगर हम 2024 की भी बात करें तो 34% का रिटर्न अगर गोल्ड में है तो चांदी ने यहाँ पे 40% तक का रिटर्न दिया है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सुपर रैली है ये अभी यहाँ पे कंटिन्यू रहनी चाहिए जब तक यहाँ पे औद्योगिक डिमांड जो है वो यहाँ जी पे बनता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल साथ ही राहुल जी आपसे भी जानना चाहूँगा जब हम रिलीज़ की बात करते हैं या तेज़ी को अगर खास तौर से देखा जाए किस तरह की तेज़ी की उम्मीद आप कर चल रहे हैं चांदी में। देखिए सोने का दाम भारत में दो चीजों से चल रहा है। सोने और चांदी का वो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का दाम और भारतीय डॉलर और रुपये का एक्सचेंज रेट। जी तो रुपये भी घट रहा है और जो डॉलर है डॉलर के टर्म्स में चांदी है वो भी बढ़ रही है। तो दोनों के फंक्शन से अप ट्रेंड है परंतु चांदी ने जो ऑल टाइम है पीछे रहा था 2-3 साल पहले वो 75,000 का रहा था तो वो क्रॉस के 1 लाख के ऊपर है चांदी। और चांदी में क्या होता है एक लेवल के बाद ना इंडस्ट्रियल डिमांड पे कट ऑफ आ जाता है जिसके रहते वो डिमांड जो इंडस्ट्रीज चांदी खरीद रही हैं और यदि उनके लिए वायबिलिटी नहीं रहती तो वो कट होते ही करेक्शन मिलती है 5-10% की करेक्शन देखने को मिलती है। जी ये एक बड़ा आम पैटर्न है चांदी के केस के अंदर जो कि सोने के अंदर कभी भी कट ऑफ नहीं आता। तो वो देखते हैं मुझे लगता है चांदी खरीदें थोड़ा थोड़ा इजाफा करें उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट का परंतु लॉन्ग टर्म में मान के चलें करेक्शन का समय चांदी में दिखना दूर नहीं है और उसके ऊपर अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट ऐड करें चांदी के। जी बिल्कुल और उसी वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाती है और ख़ासतौर से वंदना जी क्योंकि जब हम सोने की भी बात करते हैं तो माना जाता है करीब एक अनुमान है कि करीब 700 से 800 टन की खपत जो है वो भारत में सोने की होती है और ऐसे में ज़ाहिर तौर पर जो निवेशक हैं उनका रुझान तो होता ही है आभूषणों की बात की जाए या दूसरे माध्यम उनके ज़रिए लेकिन जो अब और नए माध्यम आने लगे हैं डिजिटल गोल्ड जो है उसका प्रचलन हम देख रहे हैं कैसे बढ़ रहा है क्योंकि आपके पास ये ज़रूरी नहीं कि अगर 10 ग्राम के पैसे नहीं हैं तो आप अगर 1 ग्राम से शुरू करना चाह रहे हैं उससे भी कम में शुरू करना चाह रहे हैं बल्कि 1 से 10 रुपये तक भी आज के समय में हम देखते हैं इसकी शुरुआत जो है होने लगी है। ये जो अब नए माध्यम आ रहे हैं निवेश के ये इनको किस तरीके से आप देखती हैं? जी ये काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले हम क्या था कि बिल्कुल ट्रेडिशनल जो हमारा एवेन्यूज होता था वहाँ पे हम निवेश करते थे। यहाँ पे आपको ज्वेलरीज हैं सोने के सिक्के हैं या यहाँ पे बार्स वगैरह हम लोग लेते थे लेकिन अब यहाँ पे है कि काफी ज्यादा निवेश है और जैसे जैसे हमारा जो हम ये जेन जेड बोलते हैं ये न्यू जनरेशन जो आ रही है वो इसमें पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे। और जो ऑप्शंस हैं डिजिटल निवेश, जब से यहाँ पे मतलब ये ऑप्शंस आया है तब से बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी है। इसमें मुझे लग रहा है कि जैसे कि आपको सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है, यहाँ पे ETF है, म्यूचुअल फंड्स है, ई गोल्ड है, एक तो लेने में बड़ी आसानी है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि सोने में इतनी बढ़त आई है कि कभी कभी हमें ये लगता है कि सोना हमारे रीच से बाहर हो गया है। जी। काफी बड़ा तबका जो बोलता है कि हमारे रीच से बाहर हो गया है, उनके लिए यहाँ पे ETF है। ETF में अगर आज के दिन में भी अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि 70 से 75 रुपए तक हम एक जिसका यूनिट है वो ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे निवेशक उसको SIP के जरिए यहाँ पे SIP की तरह ले रहे हैं और वो महीने में अपना निवेश कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि आने वाले 2-3 सालों में उन्हें अच्छा अमाउंट पूल हो जाएगा, तब जाके उसे वो कन्वर्ट करके जब जरूरत पड़ेगी वो ज्वेलरी ले सकते हैं या जी। फिर अपनी जरूरत अदर जो मतलब मांग है उसको पूरी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये जानना हमारे जो निवेशक हैं वो ज़ाहिर तौर पे चाहते होंगे कि गोल्ड ETF जो है इनमें और किन बातों का ख्याल हमें रखना चाहिए और किस तरीके से जो निवेश है वो उनको करना लाभकारी हो सकता है, इस बारे में भी आपसे हम यहाँ जानकारी लेंगे। लेकिन इसके लिए जब हम कहते हैं ख़ास तौर से कि आपको कुछ ऐसी खास बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, फिर चाहे डीमैट अकाउंट की बात की जाए, जो दूसरी प्रमुख बातें हैं उनके बारे में भी आपको हम यहाँ जानकारी देंगे। लेकिन फ़िलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। लगातार हम यहाँ बात कर रहे हैं किस तरीके से निवेश के जब माध्यमों की बात की जा रही है तो जो कीमती धातुएं हैं, सोना चांदी, इनमें निवेश करना हमारे जो निवेशक हैं उनके लिए लाभकारी हो रहा है। क्योंकि पिछले 1 साल की बात की जाए या पिछले खास तौर से अगर हम करीब 4.5 दशक की भी बात करें तो ये लगातार हम देख पा रहे हैं कि कैसे उसमें निवेशकों को लाभ मिला है। और यहाँ खास तौर से राहुल जी अगर बात की जाए, जब हम गोल्ड ETF की बात करते हैं तो जो हमारे दर्शक हैं वो भी ये जानने के लिए थोड़ा सा उत्सुक हैं कि कैसे इसके ज़रिए हम जो सोना है उसको ख़रीद सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, क्या इसके लिए जो पूरी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो क्या है? देखिए, सोना खरीदने का नॉन फिजिकल जो मेथड है वो 3 है। एक तो भारत सरकार के सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है जिसपे आप सोना भी खरीदते हैं और आपको सरकार ब्याज भी देती है 2.5% का जी। और यदि लॉन्ग टर्म है तो उसमें कैप गेन की एग्जेम्पशन भी है। दूसरा मेथड है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETF। कई बैंकों ने अपने ETF चला रखे हैं जिसमें आप एक्सचेंज के थ्रू उन्हें खरीद सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट के अंदर, परंतु उसमें साल का मेंटेनेंस का खर्चा जरूर रहता है। और जो तीसरा मेथड है वो जैसे मैडम ने बताया कि पेटीएम और कई इस तरह के जो वेंडर्स हैं बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर आपको एक यूनिट देते हैं जो कि 1 ग्राम से भी कम होता है, 10 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम, वो एक तरीका है। तो इसमें जो सबसे अच्छा तरीका है वो तो देखिए भारत सरकार का सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है, क्योंकि इसमें आपको ब्याज भी आ रहा है। सोने आज का दाम जब सरकार उसे लॉन्च करती है तो दाम आपके पास आ जाता है, उसके बदले आपको कभी लोन लेना है आप लोन ले सकते हैं और बेचना तो एक्सचेंज के थ्रू बेच भी सकते हैं, बेचने का भी इसमें प्राविधान है। परंतु ब्याज वाली प्रणाली है वो और कहीं अवेलेबल नहीं है, बल्कि जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक मेथड है उसमें आपका कुछ खर्चा जाता है, आपको आता कुछ नहीं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मेथड के अंदर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड बेस्ट है जी। परंतु बाकी मेथड जिसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो बाकी अदर बैंक हैं सब आपको ये फंड्स दे रहे हैं, उनके पास हमेशा फिजिकली वो सोना अवेलेबल रहता है, आप जब चाहें उसको बेच के अपना पैसा ले सकते हैं। बॉन्ड्स के अंदर जो उसकी मैच्योरिटी है वो एक समय के बाद होती है, 3 साल 5 साल के बॉन्ड है, तो आपको उस दिन फिजिकली वो सोना वापस मिल जाता है जो आपने खरीद रखा है और ब्याज दर बदर आता रहता है। तो ये बिल्कुल आपकी जरूरत पे बेस्ड है। यदि आपको लगता है आपको शॉर्ट टर्म में फिजिकल सोने की जरूरत पड़ सकती है तो उस केस के अंदर जरूर आपको फिर ETF खरीदना चाहिए, आप जब मर्जी उसको कैश कर सकते हैं, आपको रख रखाव की समस्या नहीं है। परंतु उसी तरह यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं सोने के अंदर तो फिर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड ब्याज के साथ जो है उससे अच्छी कोई और ऑप्शन नहीं, दुनिया में उससे अच्छी कोई ऑप्शन नहीं।
जी बिल्कुल, क्योंकि एक सुरक्षित निवेश जो है वो माना जाता है इसको, और है भी, सिर्फ मानने वाली बात नहीं है। लेकिन वंदना जी, जब खासतौर से चांदी को लेकर हम अब, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सुर्खियों में रही है चांदी, और हम यही कहते हैं भाई जिनके पास कीमती धातु हैं उन्होंने उनकी चांदी हुई है, मुनाफे के लिहाज से जब बात की जाती है, त्योहारी सीज़न में इस बार भी हमने देखा किस तरीके की जो खरीदारी है वो की गई है। कितना असर इससे जो जिस रैली की आप बात कर रही थी उस पर पड़ता हुआ नजर आएगा? मुझे लग रहा है कि चांदी में इस बार फिजिकल यहाँ पे डिमांड काफी ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि मार्केट में ये चीज पहले से ही था, एक अवेयरनेस थी कि ये ऐसी कमोडिटी है जिसमें अभी रैली आनी बाकी है। यानी कि कॉमिक्स में $50 के हाईज के पास भी ये नहीं है, और इसकी डिमांड यहाँ पे फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग होके आ रहे थे। दूसरी चीज ये है कि सोने के छोटे से छोटे स्क्रैप को हम रिसाइकल करते हैं, जबकि चांदी में जो स्क्रैप्स होते हैं छोटे छोटे, चाहे वो मोबाइल हो, अदर इक्विपमेंट्स हो, वो स्क्रैप में नहीं जाता, वो वेस्टेज होता है, और ये किसी भी माइंस की बाई प्रोडक्ट है, तो अवेलेबिलिटी कम है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो हायर साइड आया है इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट चांदी पे फिलहाल नहीं आया है, और इसमें लग रहा है कि प्राइसेस अभी लगातार ये चीजें आ रही हैं कि 2025 में हो सकता है कि 1.25 लाख 1.5 लाख आते हुआ देखेंगे, तो इसकी वजह से निवेशक ने कहा कि अभी भी ये अट्रैक्टिव लेवल है, यहाँ पे हमें बाई करना चाहिए। और चाहे कॉइन्स हो, बार्स हो, हर जगह यहाँ पे निवेश हो रहा है। सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे ETF भी लगता है, यहाँ पे कि जो कम दाम से शुरुआत करना चाहते हैं वो यहाँ पे 80-90 मतलब बिलो 100 रुपीज आप यहाँ पे एक यूनिट ले पा रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पे यह है कि एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, क्योंकि चांदी में बार बार हम लोग एक बार आता है एक प्रॉफिट बुकिंग का भी सिनेरियो यहाँ पे आता है, मैं बिल्कुल यहाँ पे सहमत हूँ। तो इस कमोडिटी में गोल्ड में मैं कहूंगी कि लंबे समय तक आप रखे रहें, लेकिन इस कमोडिटी में आप अपना जब भी प्रॉफिट आ रहा है तो पोर्टफोलियो को हमेशा चर्न करते रहें और प्रॉफिट बुक करते रहें, तो आपका जो पोर्टफोलियो में जो रिटर्न है वो यहाँ पे अच्छा बना रहे। जी बिल्कुल, बेहतर रिटर्न के लिए देखिए इस तरह का जो स्विचिंग है वो भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और राहुल जी, क्या जब हम चांदी की, अब क्योंकि वंदना जी के साथ बात कर रहे थे, तो क्या इसमें जो रिस्क है उसको हम सोने के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मान सकते हैं? क्योंकि रिटर्न तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ रिस्क का भी हमें ख्याल रखना होगा। देखिए, सोने की जो फ्लक्चुएशन है वो 10% 15% ऊपर नीचे वाली दिखती है जी। चांदी में उतार चढ़ाव काफी दिखते हैं। चांदी 4-5 साल पहले 75,000 76,000 छू गई थी चांदी जी, और चांदी वापस 35-40 हजार देखने को मिली थी बाजार के अंदर, और वापस चांदी आज लाख रुपए के ऊपर है। तो चांदी में फ्लक्चुएशन काफी होती है। उसका रीजन जैसे वंदना जी ने बताया कि उसकी रिसाइकलिंग नहीं है, तो यदि कहीं पे चांदी के दाम बढ़ जाते हैं तो वापस रिसाइकलिंग में आ जाती है, तो सप्लाई वापस गुड हो जाती है, इंडस्ट्रियल डिमांड कट ऑफ आ जाता है जी। और यदि वापस रिसाइकलिंग की सप्लाई बढ़ जाती है तो फिर बाजार के अंदर डिफरेंट सिचुएशन आ जाती है। परंतु वो चीज सोने में कभी उतनी ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिले। सोना 2008 के बाद, जब से इंटरनेशनल लीमन ब्रदर्स के इवेंट के बाद सोने ने एक तरफी तेजी दिखाई, 8,000 से 15, 25, 35, 50, 60, 80, बल्कि कोविड के बाद तो 50 के बाद लगता था कि सोना वापस गिरेगा, ऐसा सब लगने लगा था, परंतु सिचुएशन ही नहीं आई, सोना हाई बनाता गया। तो चांदी सोने में फर्क ये है कि आपको चांदी को कैश आउट करना चाहिए, ट्रेड करते रहना चाहिए, निचले दामों पे खरीद कर वापस ऊंचे दामों पे बेचने से आपकी कॉस्टिंग, एवरेज कॉस्टिंग घटती रहती है। परंतु सोना उतना फ्लक्चुएटिंग नहीं रहता, सोने की स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत लो है, तो वो देखते हुए इजाफा करते रहें क्वांटिटी के अंदर, और लॉन्ग टर्म रिटर्न अच्छे रहते हैं। जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म रिटर्न की हमें अगर देख के चलते हैं उस लिहाज से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्या वंदना जी, जिस तरीके से अभी राहुल जी ने कहा कि जो लॉन्ग टर्म रिटर्न है उसको हमें ध्यान में रखना होगा, लेकिन जो ये बहुमूल्य धातु हैं, कीमती मेटल्स जो हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं निवेश के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ही इनको हम बेहतर मान सकते हैं? बिल्कुल, इस पे कंपैरिजन हम लोगों ने करा था, क्योंकि अभी यहाँ पे सबसे जो अट्रैक्टिव होता है निवेशकों के लिए वो है यहाँ पे स्टॉक मार्केट। तो जैसे पिछले 12 साल में अगर निफ्टी के रिटर्न अगर CAGR देखा जाए तो वो 12-13% के करीब था, तो यहाँ पे अगर सोने का रिटर्न देखा जाए तो 12.84% था। और जैसे SGX में जब सोना लॉन्च हुआ तो ये 56 या 5800 ग्राम के रुपी था पर 10 ग्राम था, अब ये 79,000 हो गया, ऑलमोस्ट 80,000 हो गया। तो रिटर्न वाइज ये कमोडिटी बहुत अच्छा मतलब रिटर्न भी दे रही है, और पोर्टफोलियो में अगर हम 10 to 15% यहाँ पे गोल्ड सिल्वर रखें तो वो एक सेफ हेवन दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अब आने वाला जो 2 साल 3 साल है, वो जो लोअर इंटरेस्ट रेट साइकिल वाला जो जोन है वो शुरू हो चुका है पीरियड यहाँ पे, इसमें सोना यहाँ बेहतर रिटर्न दे सकता है यहाँ पे। और साथ में है कि रिकॉर्ड डेट पे चल रहा है ये जो रैली, ये बड़ी यूनिक है। इसमें यहाँ पे रिकॉर्ड डेट पे सारी कंट्रीज हैं, आपको सेंट्रल बैंक यहाँ पे बाइंग कर रहा है, करेंसी मार्केट फ्रेजाइल है, या तो युद्ध का माहौल है या युद्ध की
तैयारी हो रही है ऐसे में, और इन्फ्लेशन हायर साइड है, तो ये बड़ी यूनिक रैली है। इसमें मुझे नहीं लग रहा कि गोल्ड यहाँ पे बहुत बड़ा क्रैश लेगा यहाँ पे। जी। और 21 साल के लॉन्च के बाद एमसीएक्स में सिर्फ 4 साल इसने निगेटिव रिटर्न दिया, बाकी यहाँ पे लगातार पॉजिटिव रिटर्न है। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड स्ट्रैटेजिक मेटल है, और कोई सेंट्रल बैंक से लेके हेज फंड से लेके एक जो छोटा निवेशक है और एक महिला है, हर कोई यहाँ पे इसे अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करना चाह रहे हैं, और ये मतलब सदियों से होता आ रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि एक परंपरा के तौर पर देखा जाता है सोने में निवेश की जब हम बात करते हैं। लेकिन राहुल जी, जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस बनी हुई हैं, या जिस तरीके से हमने अक्टूबर के महीने में देखा मार्केट में करीब 6% की जो गिरावट देखने को मिली, ये जो फ्लक्चुएशन जिस तरह का देखा गया, क्या ऐसे में जो निवेशक हैं उनको मेटल्स की तरफ आना ठीक रहेगा, या एक जो प्रपोर्शन है उनको क्या रखना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है हर चीज़ समय से बदल जाती है। जैसे अब आज की तारीख में तो युद्ध की हर तरफ सिचुएशन बढ़ रही है, तो अब ये निश्चितताएं खत्म नहीं हुई हैं, बढ़ रही हैं। तो इस समय सोने के अंदर एलोकेशन 20-25% का करना अच्छा रहेगा, मेरा ऐसा मानना है जी। और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड भारत दोबारा लॉन्च करती, सरकार दोबारा लॉन्च करती है, तो वो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, ब्याज वाली इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे लगता है वो अच्छा एवेन्यू है। भारत सरकार ने ज्वेलरी पे हॉलमार्क की जो मैंडेटरी पॉलिसी लाई है, उससे भी काफ़ी आसान हो गया है। जो आम गृहिणियाँ हैं जो ज्वेलरी खरीदती हैं, अब उनको भी सोने के अंदर क्वांटिटी के इश्यूज नहीं है, तो वो भी एक मेथड अच्छा है इन्वेस्टमेंट का, जिसमें पहले लोगों को कन्फ्यूजन रहता था कि ये सोना प्योरिटी ठीक नहीं निकली तो नुकसान हो जाएगा, वो समस्या सरकार ने खत्म करी है। तो एलोकेशन आज की तारीख में 20-25% रहना कोई बुरा नहीं है अगले 3-4 साल तक, जब तक कि अनिश्चितताएं खत्म नहीं होती, क्योंकि डॉलर के अंदर भी कई सारे सेंट्रल बैंक से कई सारे देशों के जो डेट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका का डेट आज $35 ट्रिलियन है, तो वो देखते हुए फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, मतलब डॉलर्स के अंदर एलोकेशन सब सेंट्रल बैंक कम कर रहे हैं, और सब सेंट्रल बैंक धातुओं में, प्रेशियस मेटल में बढ़ा रहे हैं। तो आम आदमी को भी अपनी एलोकेशन बढ़ानी चाहिए, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक बहुत अच्छा हेज है। जी बिल्कुल, क्योंकि जब हमें लगता है अनिश्चितताएं हैं, अस्थिरता है, ऐसे में एक सहारा जो है वो इनके ज़रिए मिल सकता है। लेकिन यहाँ वंदना जी, बतौर मार्केट विशेषज्ञ और बतौर महिला भी एक जानकारी और आपसे मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि ज्वेलरी जो है वहाँ तो अगर कोई ख़रीदार जाता है तो उनको टैक्स भी अलग अलग, क्योंकि डिज़ाइन के लिए भी उनको पे करना पड़ता है, ज़्यादा खर्चा उनको वहाँ होता है। ऐसे में माना जाता है कि जो कॉइन्स हैं या बिस्किट हैं उनमें क्योंकि आपको शुद्धता भी मिलती है, और उस हिसाब से देखा जाए तो शायद इतना ज़्यादा खर्चा जो है वो आपका नहीं होता। ऐसे में आपकी क्या राय रहेगी? जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पर्पस देखना होगा कि हमारा पर्पस क्या। अगर गिफ्ट के तौर पे अगर हम दे रहे हैं शादी में या किसी चीज़ में, तब तो हमें ज्वेलरी लेनी चाहिए। लेकिन अब काफ़ी अवेयरनेस बढ़ा है, और यहाँ पे इस बार मैंने खुद भी देखा है कि यहाँ पे जो ज्वेलरी शॉप्स थे वहाँ पे उन्होंने कॉइन्स को काफ़ी प्रेफर करा है, और उन्हें ये लगता है कि चलो अभी इन फ्यूचर अगर हमें ज्वेलरी यूज करना है तो हम उस तक समय के डिजाइन में इसे कन्वर्ट कर लेंगे, फिलहाल हम इसे क्वाइंस ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से क्वाइंस एक बेहतर ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेकिंग चार्जेस का भी कम होता है, और साथ में अगर देखा जाए तो शुद्धता उसकी बड़ी अच्छी होती है। हालांकि हॉलमार्क के बाद अब ये परेशानी नहीं रह गई, मैंने देखा छोटे छोटे शहरों में भी हॉलमार्क ज्वेलरी यहाँ पे मिल रही है। तो जो ये समस्या थी कि ये मैं ले रही हूँ, ये कितना शुद्ध है, ये मुझे पता नहीं है, ये चिंताएं खत्म हुई है। लेकिन मुझे लग रहा है कि क्वाइंस एक बेहतर ऑप्शन है। अगर आपको लग रहा है कि आपको बाद में किसी को ज्वेलरी देनी है, तो फिर आप उसे बाद में कन्वर्ट करवा सकते हैं ज्वेलरी में भी, क्वाइंस। जी बिल्कुल। अब साथ ही राहुल जी, सोने चांदी के अलावा जो और दूसरी कीमती मेटल्स हैं उसमें कुछ और सुझाव आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, प्लेटिनम एक जमाने के अंदर सोने से दुगने दाम का होता था, जमाना व्हाइट मतलब गोल्ड जी, गोल्ड, परंतु आज उल्टा है, आज सोना प्लेटिनम से दुगने दाम पे है जी। तो भारत में जो इतने समय से और हमारे सिविलाइजेशन के हिसाब से सोने और चांदी में लोगों ने निवेश रखा है, वो बहुत सोच समझ के हुआ है, और वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो अदर प्रेशियस मेटल्स जो है उनके अपने डेमोग्राफिक्स बहुत अलग हैं, उनकी कंजम्पशन पैटर्न्स अलग हैं, और भारत में तो सोना आज भी ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं भारत में जहाँ पे हजारों में लोगों ने SIP में सोना खरीदते हैं जी। तो ऐसी चीज जो कि ओवर द इयर्स इतनी स्टेबल रही है, मुझे लगता है वही अच्छी रहेगी। ऐसे में अदर प्रेशियस मेटल्स में जाने में रिस्क है। रोडियम जैसा मेटल कोविड के टाइम के अंदर 80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया था, और आज वो वापस 16,000 रुपये प्रति ग्राम है। तो फ्लक्चुएशन अदर प्रेशियस मेटल्स में बहुत हाई है, बहुत सोने और चांदी से कहीं ज्यादा है। तो वो देखते हुए उनमें वेंचर करने के लिए एज एन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा नहीं है। मुझे लगता है सोना चांदी
9000 साल से भारतीय सिविलाइजेशन में लोग खरीद रहे हैं जी, वही इन्वेस्टमेंट है, मेरा ऐसा मानना है। जी बिल्कुल। और आखिर में वंदना जी आपसे भी जानना चाहूँगा, जो परंपरा है उसी पे हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए या थोड़ा सा और भी देखना चाहिए कि कहाँ पे उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है? जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे परंपरा है, इसे कायम रखना चाहिए और हज़ारों साल में है यहाँ पे। लेकिन मुझे लग रहा है कि अदर एवेन्यूज़ को भी देखना होगा। महिलाएँ अब यहाँ पे डिजिटल पेमेंट कर रही हैं और वो निवेश कर सकती हैं, जैसे ईटीएफ्स हैं। मुझे एसजी भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है कि अगर 8 साल, अगर यहाँ पे किसी का ध्यान है कि 5 से 8 साल वो कर सकते हैं, तो ये बेशक बेहतर विकल्प है यहाँ पे, वहाँ पे कर सकती हैं। साथ में मुझे लग रहा है कि अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं तो चांदी को भी नज़रअंदाज ना करें। ध्यान में रखें कि चांदी के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते अगर आप इसे करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि 2-3 सालों में चांदी यहाँ पे बेहतर यहाँ पे रिटर्न देगी। और एक बात को मान के चलना होगा कि किसी भी इंडस्ट्रियल मेटल में जब भी रिकॉर्ड हाई पे प्राइसेस जाते हैं, बहुत ऊंचाई पे जाता है, तो उसके सब्स्टिट्यूट की जो खोज होती है वो होनी शुरू हो जाती है। जैसे हम लोगों ने निकल में देखा था, निकल का पिग आयरन बना और फिर प्राइसेस क्रैश हुए। इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा, अवेयरनेस अपना वो बढ़ाते रहें और चांदी में फिलहाल वो थोड़ा सा पोर्टफोलियो अपना बढ़ाएं, गोल्ड में भी रखते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ई गोल्ड तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मैं कहूँगी एसजी में भी निवेश करते चलना चाहिए। चलिए बिल्कुल, तो निवेश के लिहाज से देखिए किस तरीके से जो कीमती मेटल्स हैं इसमें निवेश करना चाहिए, लेकिन कितना करना चाहिए वो आपने जाना और कैसे कर सकते हैं, किन बातों का ख्याल रखना होगा। फिलहाल हमारे साथ हमारे जो दोनों खास मेहमान जुड़े, राहुल जी और वंदना जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने मनी मंत्र में किस तरीके से आप भी अगर निवेश करना चाहते हैं और ख़ासतौर से निवेश अगर आप चाहते हैं कि आप धातुओं में करें, मेटल्स में करें, तो किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। फिलहाल आज के लिए मनी मंत्र में बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब आप डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स जो हैं वो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं और ये तमाम जानकारी जो है वहाँ उपलब्ध है और आप इन्हें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मनी मंत्र में बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।